नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ अवार्ड विनिंग डिबेट शो टक्कर। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार ने पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया है। लेकिन सरकार के इस फैसले से कुछ लोग बड़े परेशान हो गए हैं, इसे पचा नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस तो सबूत दिखाने की मांग कर रही है, तो कुछ लोग पीएफआई जैसे संगठनों को की तुलना जो कि देश विरोधी संगठन है, उसकी तुलना राष्ट्रभक्त संगठन आरएसएस के साथ कर रहे हैं, जिसका नाम पीएफआई का नाम आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन के साथ भी जुड़ा है और जो 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना देख रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर। पीएफआई बैंड, सीएनबीसी आवाज पर आज टक्कर इसी पर। क्या पीएफआई पर बैन का वक्त अब आ गया है? इनकी शैतानी मानसिकता और शैतानी हरकतें एक के बाद एक दिखाई पड़ रही हैं कि ऐसे संगठन और ऐसे संगठन से जुड़े हुए लोग खुले नहीं छोड़े जा सकते। क्या पीएफआई पे बैन लगना चाहिए जैसे सिमी पे बैन लगा था? वो संगठन चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, अगर देशद्रोही काम करता है उस पे बैन लगना चाहिए। आर पार में मुद्दा उठने के चंद घंटों बाद ही बड़ा एक्शन हो गया। पीएफआई हेडक्वार्टर पर लगाए ताला इस बात का सबूत है कि भारत में पीएफआई की देश विरोधी दुकान का शटर डाउन हो चुका है। मोदी सरकार ने दशहरा से पहले ही पीएफआई की आतंक वाली लंका का दहन कर दिया है। देश विरोधी एजेंडा चलाने पर पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं, उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे। दिसंबर का चुनाव है, गुजरात और हिमाचल और मेघालय, इसलिए पीएफआई पे पाबंदी लगाई गई है। पीएफआई को बैन करके सरकार 2 काम करना चाहती है। एक तो ये है कि पूरे देश में महंगाई पर, किसानी पर, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, डेवलपमेंट पे कोई चर्चा ना हो। पूरे देश में इसके जरिए ध्रुवीकरण का काम 2024 के लिए किया जाए। इनके पास क्योंकि कोई सबूत कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक हिंदू मुसलमान की दीवार खड़ी करने के लिए ये एक ऐसा कोई भी डायलॉग दे देते हैं। तो सबसे पहले आरएसएस पर बैन करिए, आरएसएस को। ये उससे भी बदतर संगठन है। कांग्रेसी आतंकवादी संगठनों का समर्थन करके उनका मनोबल बढ़ाते हैं। सवाल है कि जिस पीएफआई पर भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने, विशेष वर्ग को कट्टर बनाने, बांग्लादेश के आतंकी संगठन से जुड़े होने, आपराधिक और आतंकी मामलों में शामिल रहने से जुड़े तथ्य सामने आ चुके हों, उसकी हिमायत क्यों की जा रही? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मेरे साथ नरोत्तम मिश्रा जुड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, इस तौर पर, खास तौर पर इस चर्चा के अंदर, और मैं सीधा एक्सक्लूसिवली उनका रुख कर सकता हूं। पहली बार नरोत्तम मिश्रा इस पूरे मसले पे बोल रहे हैं। पीएफआई की बड़ी कार्रवाई हुई है मध्य प्रदेश के अंदर भी पीएफआई के खिलाफ, लेकिन यह आरोप भी लग रहा है कि पीएफआई से जुड़े की जड़ें काफी पहले से जमी हुई थी पर कार्रवाई देर से कार्रवाई हुई है। नरोत्तम मिश्रा, गिरफ्तारी हुई है तो जड़ें जमाई नहीं है, जड़ जमाने की कोशिश है और हर कोशिश को हमने नाकाम किया है, चाहे वो चूड़ी वाले के रूप में हो, चाहे खरगोन दंगे के रूप में हो, चाहे अभी जी हम इनको जड़ें नहीं जमाने देंगे। हमने मध्य प्रदेश में सिमी का नेटवर्क समाप्त कर दिया। सिमी अब इतिहास की वस्तु हो गई। आज के बाद पीएफआई भी इतिहास की वस्तु होगा। 25 लोग हिरासत में हैं, बहुत जल्दी इनकी जो स्लीपर सेल है वो भी हिरासत में। जी मेरा अगला सवाल, आरएसएस की तुलना पीएफआई से की जा रही है। कांग्रेस हो गई, आरजेडी हो गई, आरएसएस पर भी बैन की मांग कर रहे हैं। योर रिएक्शन? मैं कहता हूं कि मुझे संघ का स्वयंसेवक होने पर गर्व है। अच्छा। ये सपा और कांग्रेस के नेता कह सकते हैं कि हमें पीएफआई का सदस्य होने पर गर्व है, हम पीएफआई के सदस्य बनेंगे। इतने का सवाल का अगर वो जवाब दे देंगे तो आप उनको अर्थ समझ में भी आ जाएगा। संघ से तुलना ये क्या करेंगे? आरएसएस या संघ हमारा एक राष्ट्रभक्तों का संगठन है।
ये पीएफआई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाया गया है। अब कैसे तुलना होगी दोनों बातों की? जी, गांधी परिवार के बेहद करीबी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह तो आरएसएस को पीएफआई, आरएसएस और पीएफआई को एक ही थैले का चट्टा बट्टा कह रहे हैं। योर रिएक्शन नरोत्तम मिश्रा जी। आदरणीय दिग्विजय सिंह ने तो जाकिर नाइक को शांति दूत कहा था जी। इससे उनकी सोच उजागर नहीं होती है। दिग्विजय सिंह ने सेना पर सवाल उठाए थे, दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे, दिग्विजय सिंह ने वैक्सीन पर सवाल उठाए थे। स्वाभाविक रूप से बटाला हाउस की बात करने वाले दिग्विजय सिंह तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। वो क्या संघ से तुलना करेंगे? वो तो कांग्रेस हर जगह अपना जनाधार खो चुकी है और इसलिए संघ पे आरोप लगा के चर्चा में आना चाहते हैं। एक और है असाउद्दीन ओवैसी, उनका कहना है कि मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। मैंने सुना उनको वो जानबूझ के हिंदू मुसलमान लाना चाहते हैं ओवैसी जी। वो अपराधी को अपराधी नहीं मानते, वो आतंकवाद को आतंकवादी नहीं मानते, वो इनकी आड़ में मुसलमान ले आते हैं कि कैसे भी हिंदू वर्सेज मुस्लिम हो। अरे भाई, अपराधी की कोई जात नहीं होती, ऐसी हमारी मान्यता है। पर ओबीसी ने जानबूझ के उसमें मुसलमान शब्द का प्रयोग किया, मैंने सुना उनको, जो ठीक नहीं है, जो गलत है जी। पीएफआई हो, उसके आईएसआई से कनेक्शन मिले, उसमें केरल में हत्या में उसका हाथ देता है, कर्नाटक की हत्या में, उड़ीसा की हत्या में, तमिलनाडु की रिपोर्ट में है। ये जो भारत का राजपत्र है, इस राजपत्र के अंदर उल्लेख है उन चीजों का, प्रकाशित हुआ है। अगर उनको लग रहा है तो वो तो वकील है, बड़े न्यायालय में लगाए ना, प्रमाण आएंगे वहां पे सामने। क्यों नहीं लगाते? जानबूझ के ये विभाजनकारी राजनीति जो वो करते हैं, एक वर्ग एक जाति की राजनीति तक ही सीमित है ओवैसी जी। देश का सोच कभी उनकी आंख से निकला ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस के एक और नेता है राशिद अल्वी, वो इसको गुजरात चुनाव के साथ जोड़ रहे हैं। उन्होंने बोला ये खेल सारा गुजरात चुनाव से पहले हो रहा है क्योंकि चुनाव है इसलिए। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट मिस्टर मिश्रा? नरोत्तम जी, देखो, चुनाव के चश्मे से राशिद अल्वी जी देखें या कोई और देखते हो, हम लोग इसको चुनाव के चश्मे से नहीं देखते। धारा 370 हटाई तब कौन सा चुनाव था? आप सोच के बताओ। 35A हटाई तब कौन सा चुनाव था? CAA लाए तब कौन सा चुनाव था? ट्रिपल तलाक हटाया तब कौन सा चुनाव था? कोई चुनाव नहीं था दूर दूर तक। चुनाव को ध्यान में रखकर चूंकि ये दल काम करते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र को ध्यान में रखा, बिल्कुल आखिरी दौर है, समाज सेवा को ध्यान में रखा है, कानून के दायरे को ध्यान में रखा है, न कि चुनाव को ध्यान में रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है प्रसिद्ध विश्लेषण का। मैं आपको आज दिखाता हूं कि एजेंडाधारियों को का नकाब उतारने वाला विश्लेषण। राष्ट्र विरोधी है पीएफआई और राष्ट्रभक्त है आरएसएस। मैं इसके आपको दो मापदंड बताऊंगा लगातार और इसका एक विवरण बताऊंगा बकायदा सबूतों के साथ। 2019 सीए विरोधी हिंसा में नाम आया पीएफआई का। 1947 कश्मीर सीमा पर निगरानी, विभाजन पीड़ितों को आश्रय दिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। 2020 दिल्ली दंगे की साजिश का आरोप पीएफआई के ऊपर। आरएसएस 1962 सरहद पर सेना की मदद और इसी के बदले 26 जनवरी 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने परेड में शामिल किया था। 2022 शोभा यात्राओं पर निरंतर पत्थरबाजी, पीएफआई का नाम आया सामने। 1965 पाकिस्तान के से युद्ध के दौरान दिल्ली के यातायात का नियंत्रण किया, यानी ट्रैफिक का जिम्मा उठाया था आरएसएस ने। ये सब कुछ अगर आपके घर पे कोई वरिष्ठ लोग हैं तो उनसे आप पूछ सकते हैं। मैं आता हूं आगे। 2022 गले जो कटे उस सब में पीएफआई की साजिश का नाम आ रहा था। एंगल पीएफआई का था जो गला काट साजिश हुई। 1971 कंपैरिजन में ओडिशा में जो चक्रवात आया, जो साइक्लोन आया, उसमें सेवा कार्य किया। उसके बाद जो साइक्लोन आया 1990 के बाद दशक में, उसमें भी सेवा कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया। तो ये बड़ा एक तरह से बड़े कुछ फैक्टर्स हैं जो मैं इतिहास से प्रमाण उठाकर आपको बता रहा हूं। 2022 इस्लामिक देश बनाने की प्लानिंग का खुलासा। 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। 1984 में सिख विरोधी दंगा होता है तो पीड़ितों की मदद की जाती है। यानी जो इल्जाम लगाया जाता है हिंदुओं के लिए आरएसएस, हिंदुओं के लिए आरएसएस, तो 1984 के दंगों में सिख विरोधी जो दंगा हुआ था उसमें पीड़ित कौन थे? सिख पीड़ित थे। उनकी मदद के लिए, उनके आश्रय के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आगे आया। मैं बढ़ता हूं आगे। 2022 हिजाब, स्कूल के अंदर हिजाब का विवाद, पूरा का पूरा प्लान्ड
पीएफआई का था। और ये एक मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये जो पीएफआई ने किया उसके बाद एजेंसीज की आंखें खुल गई कि कितना दुष्ट प्रचार हो सकता है। एक छोटे से विवाद को किस तरह से बड़ा बनाया गया। और 1984 के अंदर भोपाल की गैस त्रासदी में पीड़ितों की सेवा करने वाला आरएसएस था। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन जुड़ा है मेरे साथ आज की इस चर्चा में? मेरे साथ गृह मंत्री मध्य प्रदेश के तो जुड़ेंगे ही, 1 to 1 बात करने के लिए मैं उनका रुख करूंगा। लेकिन नासिर हुसैन जॉइंस मी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी। सुबुही खान मेरे साथ हैं, उनका अभिनंदन है। अवनीश अवस्थी आरएसएस के हैं, उनका अभिनंदन है। बीएम कामले मेरे साथ जुड़ेंगे, एसडीपीआई के जो पॉलिटिकल विंग है पीएफआई का, उनका अभिनंदन है। माजिद हैदरी हैं, शोहेब जमाई हैं, आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन मैं सीधा इस चर्चा की शुरुआत करता हूं शोहेब जमाई आपसे, और आपको मैं 40 सेकंड देता हूं, फिर मैं नासिर हुसैन और अवनीश अवस्थी आपके पास आऊंगा। शोहेब जमाई, मेरा पॉइंटेड क्वेश्चन आपके साथ है, क्या आपको लगता है ये जो पीएफआई का बैन हुआ है, इट वॉज मस्ट, इट वॉज रिक्वायर्ड, और ये देश के पक्ष में है जिस तरह के खुलासे सामने आ रहे हैं? नहीं, देखिए, कम से कम उन जितने देश के विपक्ष में लोग जो मोदी सरकार के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, या किसान या ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट हुआ, या जितने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए, उसमें कई बार जो है पीएफआई को फ्रंट बना करके मुद्दे को डिफ्लेक्ट कर दिया गया, उन आंदोलनों को हल्का करने की कोशिश की। अब उनके लिए राहत की सांस होगी कि भाई कम से कम अब सरकार या मीडिया का कोई वर्ग अब पीएफआई का नाम इस्तेमाल करके अब उन आंदोलनों को हल्का नहीं कर सकता, या जो भी संग्राम अगर होंगे कभी सरकार के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ। एक बात तो है, लेकिन आज आपने, चलिए मैं तो इस पे आया था कि हमने एक पीएफआई पे कंडेमनेशन की बात की, लेकिन जो आपने आरएसएस का बचाव किया इस तरह की बातें करके, ये बहुत बचकाना लगी। अरे भाई, पीएफआई भी बाढ़ में यहाँ से लोगों की मदद करता था, कोरोना में मदद करता था, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो दूध का धुला हो गया, बैन लग गया ना। आरएसएस के बारे में ये क्यों नहीं बताते कि यशवंत सिंधे एफिडेविट में कह रहे हैं कि यहाँ से कि ये बम ब्लास्ट में इन्वॉल्व था। और ये जो है यहाँ से जब आप आरएसएस को पीएफआई के बगल में रख देते हैं, तब आप पीएफआई को कवर फायर देते हैं। मेरा अनुरोध है, हम जो भी बात करें वो फैक्चुअल बात करें। क्यों बचा रहे हो? एक सेकंड, देखिए, मुझे बचाने की किसी को आवश्यकता नहीं, फैक्चुअल बात करो, आवश्यकता है। अब बताइए, पंडित नेहरू उन्हें बचा रहे थे, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी उन्हें बचा रही थी, बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल उन्हें बचा रहे थे, प्रणब दा उन्हें बचा रहे थे। प्रणब दा तो राजसंघ के कार्यक्रम में गए, हमारे और आपके सामने गए उस कार्यक्रम के अंदर। सरदार पटेल ने तो उसमें बैन लगाया था। सरदार पटेल ने बैन खोला भी था, आप भूल जाते हैं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ये जानना और समझना। तो फिर लगाया था ना। एक सेकंड, देखिए शोहेब भाई, आप डिफ्लेक्ट करेंगे, आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, इसलिए मैं इस मुद्दे को, इसके बारे में बताइए। एक सेकंड, आरएसएस इज नॉट अ टॉपिक टुडे, पीएफआई इज द टॉपिक। हेगड़ेवार साहब ने खत लिख करके, अरे बस करिए, आपने ना हेगड़ेवार साहब के बारे में पढ़ा है, ना गुरु गोलवलकर के बारे में पढ़ा है। आई एम रियली श्योर अबाउट इट। गतिविधियों में शामिल नहीं रहेंगे। उसके बाद पटेल साहब ने खोला, और मैं कहता हूं वो एक बिगेस्ट मिस्टेक था। कांग्रेस इसकी जिम्मेदार है। आरएसएस जिस आज पोजीशन पे पहुंचा है, दिस वाज द बिगेस्ट मिस्टेक इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया कि आपने आरएसएस को बैन हटा दिया। ये मैं मानता हूं, इसलिए कांग्रेस पे इल्जाम लगा रहा हूं, चाहे नेहरू हो या कोई भी, जो ये मैं कह रहा हूं कि ये उनकी गलती थी। आज जो हालात यहां से कांग्रेस को हुई है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपने उस पर सख्त एक्शन नहीं। अच्छा, ठीक है, ठीक, एक सेकेंड, आपने अब अपना वैमनस्य, आपने अपना गुस्सा इजहार कर लिया। जो पीएफआई का गुस्सा है ना, वो आरएसएस को गाली देके निकल रहा है। मैं आपकी बात, आपको मैं पूरी तसल्ली करने दूंगा। मैं नहीं चाहता कि आप अपना गुस्सा कहीं और निकालें, आप टेलीविजन स्क्रीन पे अपना गुस्सा निकालें। आप टेलीविजन स्क्रीन पे आरएसएस को जितनी गाली दे सकते हैं दे, इसके लिए अलग से मैं आपको 2 मिनट दे दूंगा। आप संपूर्ण गाली दीजिएगा, राष्ट्र के नाम आपका संदेश होगा, आरएसएस को गाली दीजिएगा, आपका गुस्सा शांत हो जाए आरएसएस के बारे में। जो पीएफआई का गुस्सा आपके अंदर भरा हुआ है, यू कैन सेटल देयर, लेकिन थोड़ा शांति से। अब मैं नासिर हुसैन का रुख करता हूं। तो बहुत खुशी है। ओके, ये बहुत खुशी है, तो अच्छी बात है, खुशी मनाइए, पटाखे जलाइए। अच्छा ठीक है, खुशी मनाइए तो पटाखे जलाइए, पटाखे की तस्वीर भी एक शेयर कर लीजिएगा। खुशी है तो पटाखे की तस्वीर भी शेयर कर लीजिएगा। हम सब भी एक काम करिए ना, ये 1 मिनट का ब्रेक लेकर एक फुलझड़ी जला के आइए, मैं आपके पास आता हूं। फिर नासिर हुसैन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी। होल्ड ऑन सर, ओके, लेट मी गेट अ पर्सपेक्टिव। नासिर हुसैन, पॉइंट ये है कि रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट मैंने पढ़ा, उन्होंने बोला कि ये देर से लिया गया एक बड़ा फैसला है, अहम फैसला है। कांग्रेस को भी लगता है कि पीएफआई एक एंटी इंडिया संगठन था जो काम कर रहा था और उस पर बैन करके ठीक काम किया है। क्या आपको लगता है कि वाकई
पीएफआई पर जो फैसला हुआ वो देर से हुआ लेकिन बेहतर हुआ. It is a compliment for Amit Shah and Narendra Modi. Because Amit Shah is Home Minister and Modi is Prime Minister. अमित जी, 1 minute, please make your point. अमित जी अगर आपको याद होगा, जो कर्नाटका में बहुत सारे, मैं कर्नाटका से आता हूँ. जी जी जी. कर्नाटका में बहुत सारे जब वायलेंट एक्टिविटीज हो रहे थे, जब कर्नाटका में बहुत सारे जब पोलराइजिंग एक्टिविटी हो रहे थे, प्रोवोकेशंस हो रहे थे, मर्डर्स हो रहे थे, तो कांग्रेस के वहाँ के सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स सिद्धरामैया साहब उसको लीड कर रहे थे. उन्होंने कहा कि ये जितने कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जितने वायलेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एंड इट इज नॉट नेसेसरली कि सिर्फ पीएफआई एसडीपीए वीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस, राम सेने, पता नहीं वहां पे अलग अलग छोटे छोटे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस कर्नाटका में निकल के आए हैं. ये दोनों आपस में, कोस्टल कर्नाटका में खासकर आपस में जो है, जिस तरह से वहां पे आम आदमियों की जिंदगी नरक कर दी है, जिस तरह से वो वहां पे ये इनका एक मर्डर होता था, उनके 2 मर्डर होते हैं, उनके 2 मर्डर होते हैं, इनके 4 मर्डर होते हैं, जिस तरह से कर्नाटका को एक पीसफुल साउथ इंडियन स्टेट को जिस तरह से बर्बाद किया था, हम लोगों ने एकदम साफ कहा था कि बोथ दिस फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म, माइनॉरिटी कम्युनलिज्म एंड मेजॉरिटी कम्युनलिज्म, these both forms of communalism are the two sides of the same coin. So all these organizations should be banned. They don't have any place in our society. आपका मतलब they क्या don't है? मैंने बोल दिया था, मैंने आप सुने नहीं शायद, मैंने सारे ऑर्गेनाइजेशन के नाम गिनाया हूं, और भी बहुत सारे वहां छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन लिए. ये अफिलिएट्स जो बोलते हैं हम, अफिलिएट्स जो हैं, आरएसएस, बीएचपी, बजरंग दल और राम सेने और पता नहीं छोटे छोटे बहुत सारे आरएसएस ने कोई एंटी इंडिया काम किया हो तो उसका एग्जांपल दीजिए जरा. अरे आरएसएस तो 2 टाइम हिंदुस्तान की हिस्ट्री में बैन हो चुकी है. आप जो है आरएसएस क्या, आप तो मुझे लगता है आप आरएसएस के मेंबर तो नहीं होंगे ना. आप इतना डिफेंड मत कीजिए, आप इतना डिफेंड मत कीजिए. जो ब्रांड्स, जो दो सवाल पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आरएसएस ने देश विरोधी जो काम किया होगा उसका एग्जांपल दे दीजिए एक 30 सेकंड. नहीं आप, मैं देख रहा हूं ना आपका अमित जी, आरएसएस जो हर जो बड़ा यहाँ पे दंगा हिंदुस्तान में था उसमें इन्वॉल्व थी. 2 टाइम बैन हुई है, हिंदुस्तान की सरकार उसको बैन की है. आप जिस वल्लभ भाई पटेल साहब के बारे में बात करते हैं, उन्होंने बैन किया था उनको. खोला किसने था? तो आप लेट अस नॉट गो इनटू दिस, लेट्स गो इनटू डिटेल. नहीं, आई वांट टू गेट इनटू द डिटेल. मुझे भी, मेरे भी ज्ञान के चक्षु खुले. आई आल्सो गेट द मोर इंफॉर्मेशन. अच्छा, वो बैन बंद किसने, आपने बोला बैन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, बैन खोला किसने था? बैन खोला किसने था? बैन खोला किसने था? उसकी क्या लिखित में दिया था, क्या कंडीशन, खोला क्या था? खोला किसने था बैन? क्या कंडीशन क्या था? कंडीशन क्या था? खोला किसने था बैन? क्या था? बैन किसने खोला था? प्रणब मुखर्जी, प्रणब फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, a veteran Congress former leader, veteran Congress leader went to RSS और क्या बोला था उधर उन्होंने जाकर? मैं बताऊंगा कि आप बताएंगे? नासिर हुसैन, क्या बोला था उन्होंने, क्या बताइए? डॉक्टर हेगडेवार के बारे में अब किताब में क्या लिखा था विजिटर्स बुक के अंदर? अरे डॉक्टर हेगडेवार खुद क्या किताब में लिखा था? प्रणब मुखर्जी ने क्या लिखा था? सावरकर खुद किताब में क्या लिखा हुआ है? ओके, गोलवालकर खुद किताब में क्या लिखा हुआ है? 2 नेशन थी, सावरकर, आप सावरकर पे आ गए. मैं आरएसएस पे था, सावरकर पे आ गए. ओके. नाजिर साहब, नासिर हुसैन, आपकी बात को 2.5-3 मिनट सुना गया. अब आप आरएसएस, any communal organization doesn't have any place. ठीक है, let me get a perspective now. Okay, Professor Abhijit Awasthi, RSS thinker, let him make his point. Professor Abhijit Awasthi, okay, it's a big face-off between Congress and RSS. नाजिर साहब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए. सबसे बड़ा सांप्रदायिक दल के रूप में जिसने 1984 में पूरे देश में घर में घुस करके खींच करके सिखों को, एक कम्युनिटी को जिंदा जलाया, इससे बड़ा नरसंहार हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ नहीं, जिसमें दंगाइयों, एक भी दंगाई पुलिस की गोली से मारा नहीं गया, घायल तक नहीं हुआ, गोली तक नहीं चली, लाठी तक नहीं चली. इससे बड़ी सांप्रदायिकता कांग्रेस जैसी पार्टी और क्या हो सकती है? एक कम्युनिटी को जिस तरीके से, सुनिए अब आप
हिम्मत करिए, उसमें भी RSS के हिम्मत लोग करिए, थे। हिम्मत सुनिए, उसमें भी RSS हिम्मत- के लोग थे। हिम्मत से उस सुनो, दंगाओं में भी RSS हिम्मत से के लोग सुनो। थे। अब आ गए ना, उस दंगों में आ भी गए, RSS के लोग थे। आ गए। उस दंगों में भी RSS के लोग इंदिरा थे। गांधी की हत्या के उस बाद दंगों और में भी राजीव RSS गांधी के ने क्या लोग थे। कहा कि गुजरात बहुत के बढ़िया नरसंगीर में भी हुआ। RSS के लोग थे। राजीव गांधी ने कहा एंटी-सिख कि एक बड़ा राइट्स में पेड़ भी गिरता है RSS के तो लोग थे। धरती गुजरात हिलती है, में भी हिलने गुजरात दो, 2002 में मरने भी दो, RSS के लोग थे। हजारों सिखों को कत्ल होने दो। उनकी दुकानें लूट ली गई, गले में टायर डाल डाल कर कोई नहीं जलाया बोला। गया। एक सुन लीजिए, कोई नहीं बोला। अच्छा एक एक करके नाजिर हुसैन साहब, नासिर हुसैन, मैं मैंने आपको सांप्रदायिकता का 2.5 मिनट का उदाहरण मौका दे दिया, रहा इनको 50 सेकंड अलाउ करिए। नहीं, अच्छा ठीक है, आपने प्लीज कहा- यार, जब अभिजीत अवस्थी बोले तो नासिर हुसैन का ऑडियो न जाए, जब नासिर हुसैन बोले तो अभिजीत अवस्थी का ऑडियो न जाए। लेट्स मेक दैट। दंगों में RSS थी। नासिर हुसैन साहब, नासिर हुसैन 50 सेकंड देने पड़ेंगे आपको अभिजीत अवस्थी। नाजिर हुसैन साहब, आपने कहा Quickly make कि your point. सभी सांप्रदायिकता का एक उदाहरण मैंने आपको ये दिया, सिर्फ एक उदाहरण दिया। मैं भागलपुर, हाशिमपुरा, मेरठ, मलियाना, भिवंडी तो दे ही नहीं रहा हूं अभी। ये सारे दूंगा तो आपको, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। लेकिन आप कर्नाटक से आते हैं, कर्नाटक में आप ये बताइए कि पीएफआई सांप्रदायिक ही आप मान रहे हैं, तो सिद्धरमैया जी ने ठीक कर्नाटक के चुनाव से पहले पीएफआई के कितने कार्यकर्ताओं को बाहर किया था जेल से, और पीएफआई की एसडीपीआई से जो उसकी राजनीतिक विंग है उससे क्या अलायंस किया था? ठीक है, ये बताइए ना। नासिर हुसैन, आप लोग आरएसएस का नाम लेके पीएफआई को साइडली डिफेंड कर रहे हैं। सिद्धरमैया यही कर रहे हैं, अभी भी यही कर रहे हैं। कोई डिफेंड नहीं कर रहा। सिद्धरमैया इज डूइंग इट। कोई डिफेंड नहीं कर रहा है। आमेश जी, कोई डिफेंड नहीं कर रहा किसी को। हम कह रहे हैं कि ऑल ब्रांड्स ऑफ कम्युनलिज्म हैज टू बी कंडेम्ड, हैज टू बी बैंड। all forms of organization which promote communism, which promote violence, which disrupt law and order. Okay. Let me get Subui Khan. Okay. You made your point, Sayyid Nasir Hussain. Subui Khan, ये क्यों इंपॉर्टेंट है जो पीएफआई पे बैन लगा है, और क्या आपको लगता है जो खुलासे सामने आ रहे हैं, जहां पर 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात है, आईईडी बनाने का डॉक्यूमेंट सामने आया है, क्या आपको लगता नहीं अपने आप में बहुत बड़ी चीजें हैं ये? कुछ कम्युनिकेशन का पूरा तंत्र सामने आ गया है। सुबुई खान जी अमीश, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं एनआईए को, ईडी को, स्टेट एजेंसीज को और भारत सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूं, और एक भारतीय नागरिक होने के नाते धन्यवाद करना चाहती हूं, क्योंकि हम सभी पिछले कई सालों से देख रहे हैं, चाहे वो 2019 में सीएनआरसी का बहाना बनाकर देश को जलाना हो, चाहे वो दिल्ली दंगों में दिल्ली वासियों को चुन चुन कर मारना हो, चाहे वो कर्नाटक में मुसलमान बच्चियों को शिक्षा से दूर करने की कोशिश करना हो, चाहे वो प्रोटेस्ट के नाम पर मुसलमान बच्चों को सड़कों पे उतरवा के अपराध करवाना हो, देश विरोध करवाना हो, आईईडी विस्फोटक मिलना हो, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना हो, या 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना हो, इन सभी गतिविधियों में पीएफआई का प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पे हमें हाथ देखने को मिला है। ऐसा एक संस्थान, ऐसा एक संगठन अगर हमारे देश में चल रहा है तो वो बैन ही होगा, और उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने की कोई बात ही नहीं है भैया। जो भी संगठन भारत विरोध कर रहा है उसको बैन किया है सरकार ने, उसका समर्थन कीजिए। अगर आप कहीं ना कहीं उसका विरोध कर रहे हैं तो आप या तो भारत विरोध का समर्थन कर रहे हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक हित साधने के लिए टेरर फंडिंग आउटफिट्स को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शर्मनाक है अमीश। हम सब लोगों को भारतवासी होने के नाते आज के दिन को उत्सव की तरह मनाना चाहिए। नहीं, पटाखे वगैरह शोएब जमाई जलाना चाह रहे हैं, हाथ खड़ा कर रहे हैं, लगता है पटाखे की तस्वीर लेके आए हैं। शोएब जमाई, आप शेयर करना चाहते हैं विजुअल जिसमें आप पटाखे जला कर आए हैं, शायद आप हाथ खड़ा कर रहे हैं लगातार? जी नहीं, मैं तो बहुत खुश हूं कि भाई अब तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, मॉब लिंचिंग भी बंद हो जाएगी, शंभूलाल रैगर भी नहीं होगा, कोई बिल्किस बानो का बलात्कार भी नहीं होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपका जवाब जो देना चाह रहा था वो सुबुई खान का था कि सुबुई खान ने एंटी-सीए प्रोटेस्ट जो पूरे देश भर के लोगों का सेंटिमेंट था, मुसलमानों का भी जुड़ा हुआ था, हिजाब के मुद्दे पर पूरे देश भर के मुसलमानों का एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था, आपने उससे पीएफआई को जोड़ करके आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि आप उसको बहुत बड़ा बना दिए, जबकि उसका कोई रिलेवेंस नहीं। नंबर 2 ये है कि अंग्रेजी में एक कहावत है, कॉल स्पेड अ स्पेड,
क्यों बीटिंग अराउंड द बुश आप कर रहे हैं, घूम फिर के बात कर रहे हैं? अरे मैं जब हिम्मत से कह रहा हूं कि यस अच्छी बात है आपने किया, बैन जाइए यहां से, सरदर्द खत्म हुआ, कोई मुसलमान नहीं उसमें यहां से शामिल होगा, और हम ना कहते हैं संगठन में शामिल होने के लिए। अरे हम लोहियावादी गांधीवादी विचारधारा से लैस लोग हैं, हम उसकी राजनीति करेंगे, लेकिन आप ऐसे संगठनों को बढ़ावा दे करके और आप आरएसएस का बचाव करके बजरंग दल वीएचपी के खिलाफ नहीं बोलते, राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। ऑडियो डाउन सुबुई खान 30 सेकंड रिबटल, देन माजिद हैदरी एंड आरएसएन। जी शुएब भाई, कॉल स्पेड अ स्पेड कहावत को तो मैं बिल्कुल मानती हूं और वही हम कर रहे हैं। पीएफआई एक टेरर फंडिंग का एक संगठन है जो मुसलमान बच्चों को वरगलाता है, भारत के खिलाफ खड़ा करता है, उनको विक्टिमाइज करता है, उनको डराता है, उनको भड़काता है, उनको देश के खिलाफ खड़ा करके सड़कों पर उतारता है और मानसिक कंट्रोल करके भीड़तंत्र की तरह इस्तेमाल करता है। ये बात बहुत अच्छी मुसलमानों के हित में होगी, क्योंकि ये मजहब के लिए नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं। मजहब का नाम है लेकिन मजहब के लिए नहीं कर रहे हैं। विदेशों से पैसा लाते हैं माइनॉरिटीज के नाम पर, कहीं मुसलमान बच्चे को हिजाब के नाम पे भड़का रहे हैं, कहीं उनको किसी नाम पे भड़का रहे हैं। ठीक है माजिद हैदरी, ओके ऑडियो डाउन। माजिद हैदरी, आपका तो अनुभव है 370 भी हटाई गई थी, आपका तो अनुभव है कि इस सरकार में, इस शासन में इसी तरह से कार्य होते हैं। पीएफ तो आपका तो अनुभव है, आपने तो 370 का हटाना भी सेलिब्रेट किया था। क्या आपको लगता है कि ये पीएफआई का, आप भी आइडिया देना चाहेंगे पीएफआई के बैन को कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए अक्रॉस इंडिया? अमीश भाई, इन दो पंक्तियों से शुरू करूंगा कि पीएफआई पे इल्जाम बेवफाई है, पीएफआई पे इल्जाम बेवफाई है, भाजपा तेरी दुहाई है, तेरी दुहाई है, तेरी दुहाई है। बना नहीं है कुछ। अमीश भाई, आरडीएक्स, AK-47, आरडीएक्स, AK-47 या कोई आतंकी हमला तो दूर की बात है, पीएफआई के पास से कोई सुतली बॉम्ब भी बरामद नहीं हुआ, लेकिन बैन लग गया। चलिए लग गया बैन, मैं भी आज खुशी मनाता अगर 2024 के इलेक्शन से पहले आज एबीवीपी भी बैन हुआ होता, वीएचपी भी बैन हुआ होता, बजरंग दल भी बैन हुआ होता। लेकिन क्योंकि आज पीएफआई को बैन करके लोकतंत्र के एक हिस्से का जनाजा निकाला गया है, तो मैं मातम के बगैर पर कांग्रेस भी कह रही है कि पीएफआई पर बैन तो सही है, कांग्रेस भी कह रही है पीएफआई पे बैन सही है। देखिए, पीएफआई पे बैन सही तब होता अगर बजरंग दल, वीएचपी और एबीवीपी भी कम से कम शुरुआत में बैन हो जाते, शुभारंभ, तब हम इसे मानते। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। आरएसएन मिलिटेंट आउटफिट अमेरिका की सरकार किसे कहता है? ठीक है, आरएसएन डू यू थिंक इट इज हिस्टोरिक इन इंडिया कि जो पीएफआई पे बैन लगाया गया है? क्योंकि जो हम फैक्ट्स की अगर बात करें तो दस्तावेज जो सामने आए हैं वो बहुत कुछ कहते हैं। बड़ी मात्रा में कैश, मरीन रेडियो स्टेटस की जब्त हुआ है, एक पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम जब्त किया गया है, आईईटी बनाने के दस्तावेज जब्त किए गए हैं, और एक ऐसा गैंग था, एक ऐसा इस पूरे पीएफआई में एक ऐसा एक तंजीम काम कर रही थी जो कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के लोगों को टारगेट करने के लिए थी, और हर तरीके का ट्रैप था वो। इस समय की बड़ी खबर है, पीएफआई के बैन पर भी कांग्रेस ने सबूत मांग लिए हैं, पीएफआई पे कार्रवाई के सबूत मांगे हैं, सबूत दिखाएं उसके बाद बैन लगाना चाहिए था। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने सबूत मांगे हैं, सरकार बताए सबूत क्या मिले हैं, सार्वजनिक करे जाए सबूत। अब कार्रवाई की वजह क्या है, बैन क्यों लगाया गया है तत्काल प्रभाव से, यह बयान दिया है अधीर रंजन चौधरी की। यह बड़ी स्टेटमेंट क्या है, इस समय की सबसे बड़ी खबर है व्यूअर्स, इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। अधीर रंजन चौधरी ने, नेता प्रतिपक्ष ने क्या बोला है, सुनाते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक है, टॉप लीडरशिप में से एक है अधीर रंजन चौधरी। सवाल यह भी है कि इतने साल बाद अचानक क्या तथ्य मिला कि पीएफआई के खिलाफ पाबंदी लगाना जरूरी था। ये हमारी समझ के परे है, जानकारी मिलना चाहिए, जानकारी मिलना चाहिए, सबूत मिलना चाहिए। क्या सबूत मिले? आरएसएन सिंह, आई एम रियली सॉरी आपके पास मैं लेट आ रहा हूं, लेकिन आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, एक बार फिर सबूत चाहिए देश के नेताओं को। तो पीएफआई को बैन क्यों किया गया और क्यों आवश्यक था? नहीं, सबूत तो हर चीज के लिए चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक के लिए चाहिए, वो ऑपरेशन वो बालाकोट में जो उसके बारे में, दैट इज डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर।
लेकिन ये देखिए, ये पीएफआई की शुरुआत कहाँ से शुरू हुई थी? केरला से, है ना जी। नाम क्या था? नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट। उसके बाद ये गई तमिलनाडु, 2006 की बात कर रहा हूँ, मनीता नीति पासराई, आई नो, विच हैड किल्ड 12 आरएसएस वर्कर्स। उसके बाद कर्नाटका डिग्निटी फोरम, ठीक है ना सर, और उसके बाद गोवा, और उसके बाद गोवा से इनका वो सफ़र रहा राजस्थान, राजस्थान से फिर शाहीन बाग दिल्ली, उसके बाद पटना जहाँ पे वो विजन डॉक्यूमेंट 2047 मिला, और फिर इनका जो आसाम में बारपेटा धुबरी जहाँ पे ये इनका जो हेडक्वार्टर्स है अल कायदा का, मतलब जिसके साथ इनका एफिलिएशन है, ठीक है ना। अब ये अभी जो आप देख रहे हैं कर्नाटका से शुरू हुई, आज से 100 साल पहले, 100 years before, in 1921 the so called मोपला रिबेलियन हुआ था ना साहब। उस रिबेलियन में लाखों हिंदुओं का पलायन हुआ था। इफ यू डोंट बिलीव मी, रीड एनी बसेंट, रीड BR अम्बेडकर, ठीक है। उस समय कौन सा आरएसएस था सर? Was there any RSS that time? 38 लोगों को एक ही साथ तसर तन से जुदा कर दिया गया था। उस समय कहीं आरएसएस था सर? और एक ये जो कर्नाटका के MP साहब जो बोल रहे हैं, इनको ये मालूम होना चाहिए कि 1946 इलेक्शंस में इनके इलाके में 100% Muslims had voted for Muslim League, and 1946 इलेक्शंस जो हुआ था वो पाकिस्तान के नाम पे हुआ था। तो वो सारे वो चले गए और उनके वंशज चले गए, और आज कम्युनल हार्मनी की हमको बात कर रहे हो आप। इतिहास कौन भूलता है साहब? इतिहास आप मुहर्रम में जब आप हसन हुसैन के जब नारे लगते हैं तो शिया भी नहीं भूले, हम भूल जाएंगे। हम भूल जाएंगे कि अहमद शाह अब्दाली को शाह वलीउल्लाह ने कैसे बुलाया था। और ये जो इक्विवेलेंस है ना कि IUML को बैन करो तो कांग्रेस को भी बैन करो, होना चाहिए ना। अगर नेहरू के बारे में पढ़ाते हो तो जिन्ना के भी बारे में पढ़ाओ। ये कहेंगे कि दिनकर के बारे में पढ़ाते हो तो वो मोहम्मद इकबाल जिसने पाकिस्तान बनाया था उसके बारे में पढ़ाओ। संस्कृत पढ़ाते हो तो अरबिक भी पढ़ाओ। अगर शिवाजी को हीरो मानते हो तो औरंगजेब को भी हीरो मानो। ये कहां पे इक्विवेलेंस आपका ये जाता है? अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि लिव इन कल्चर ठीक है तो आप कहोगे कि निकाह हलाला भी बहुत ठीक है। आपका इक्विवेलेंस कहां तक जाता है? और जहां तक आरएसएस की बैन की बात है, अगर आरएसएस भी गजवाए हिंद की बात करती है तो उसे बैन होना चाहिए। अगर आरएसएस दारुल इस्लाम और दारुल हक की बात करती है तो इस्लाम उसकी होना चाहिए। ठीक है। अगर वो राष्ट्र की बात करती है ठीक है। ओके मिस्टर रहमानी का रहमानी अभी तक आए नहीं है। ओके तस्लीम रहमानी, ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। ओके आरएसएन तो क्या उस समय आरएसएस था? आरएसएन यू मेड योर पॉइंट। तस्लीम रहमानी, अरे ये तो रोज एक्सपोज होते हैं। अरे पूछो ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आस्क हिम टू। ओके I'll go to him। तस्लीम रहमानी अभी तक बोले नहीं है, लेट हिम मेक हिज पॉइंट। आप बदल गए। ओके तस्लीम बदल गए आज। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ओके लेट तस्लीम रहमानी रिस्पॉन्ड। तस्लीम रहमानी जी बोलिए। मिस्टर रहमानी, आपको बड़ा अच्छा लगा होगा जब नारे लग रहे थे। ओके क्या सवाल है आपका? रहमानी साहब, पीएफआई एक एंटी इंडिया संगठन था जिस पर कार्रवाई हुई है। आरएसएस के साथ उसकी इक्विवेलेंस करना पीएफआई को कवर फायर देना है। आरएसएस एक देशभक्त संगठन है। देखिए आज के दिन, खास तौर पर आज 28 सितंबर को, मैं जो हमारे डिबेट्स का स्तर होता है ना, जिसमें हम लोग ये कहते हैं कि मैं चोर इसलिए जायज चोर हूं इसलिए कि आप भी चोर हैं, ये कोई तर्क नहीं है। ये तर्क वितर्क का कोई तरीका नहीं हो सकता कि आप अपनी गलती को तस्लीम न करें और दूसरे की गलती को बताते रहे कि ऐसी ही गलती आप भी कर रहे हैं इसलिए मैं भी कर रहा हूं। ये तो कोई तर्क नहीं है। और ये कहते हुए मैं जो बैन लगा, आज जो बैन लगाया, उस बैन का मैं भी समर्थन करता हूं। और हैरत की बात है कि 2 घंटे हुए बैन लगे हुए और पीएफआई ने अपने आप को डिसबैंड कर दिया।
डिसॉल्व कर दिया तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को। तो ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में ये दावे हैं जो अभी यहाँ पर बयान किए गए सब, वो 2 घंटे बैन को रेजिस्ट नहीं कर सकी और खुद को डिसॉल्व कर दिया। तो मैं जब एसडीपीआई से निकला था आज से 1 साल पहले, तो मैंने उनके मीटिंग में खड़े होकर आखिरी जुमला जो कहा था वो मेरे रेजिग्नेशन में भी मौजूद है कि जो लोग खुद अपने आप से डरे हुए हों, वो बाकी लोगों को कैसे कह सकते हैं खौफ से आजादी। आपको लगता है एंटी इंडिया काम करती थी पीएफआई? नहीं, मुझे पीएफआई क्या करती थी ये तो मैं पीएफआई का कभी मेंबर नहीं नहीं रहा, थे, पर लेकिन आपको अंदाजा लगता नहीं थे। वो हर चीज को बहुत सीक्रेट रखते थे। और खुद एसडीपीआई में भी मैं आज हैरत है कि पहली बार एक ऑर्गेनाइजेशन जिसे बैन किया गया, और ये एतराज भी है मेरा, उसको आपने 5 साल की मुद्दत के लिए बैन किया। उसका जो पॉलिटिकल विंग है जिसमें मैं था, एसडीपीआई, उसमें 50% से ज्यादा मेंबर्स पीएफआई के हैं। इसमें कोई मतलब एजेंसीज को सब मालूम है। तो अगर 50% से ज्यादा पीएफआई माजिद हैदरी, अब बताइए, वो ये तो कह रहे हैं कि कम करा, अभी तस्लीम नमानी कह रहे हैं कम करा, एसडीपीआई को भी बैन करना चाहिए था, लेकिन इसके पीछे तर्क ये है, इसके पीछे तर्क ये है कि अगर आपको गुस्सा निकालना है शासन के खिलाफ तो डेमोक्रेटिक तरीके से निकालिए, डेमोक्रेटिक तरीके से। नहीं, देखिए अमीश भाई, अगर ये सेकुलर राष्ट्र है ना, तो अगर आप पीएफआई को बैन कर रहे हैं, बजरंग दल को भी बैन कीजिए, वीएचपी को भी बैन कीजिए, एबीवीपी को भी शुरुआत तो कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए, बजरंग दल बैन कर बिस्मिल्लाह हो गया है। आज बताए भाजपा हम बैन करेंगे उन्हें, हम भी नाचेंगे। अरे बिस्मिल्लाह नहीं हुआ, जब वो होगा ना तब हम भी यहाँ पे आके माशाल्लाह करेंगे। आज तो मातम मनाएंगे जब तक वो नहीं होगा। और इंशाल्लाह वो दिन आएगा कि बजरंग दल भी बैन होगा, वीएचपी भी बैन होगा। का भी बना रहे हो पिछले 2 साल से। ये पूछे कश्मीर माजिद हैदरी, यही बता दो ना कि पीएफआई का भी नारा था गजवाए हिंद का, वो गलत था? नहीं था। अरे आपको हिंदू राष्ट्र से परेशानी नहीं है? यहाँ पे धर्म सांसद होता है हरिद्वार में, हिंदू राष्ट्र का नारा लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हरियाणा का एमएलए कहता है मैं तो वचन लेता हूँ हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आरएसएस कहती है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो कीजिए बैन सबको। आपको हिंदू राष्ट्र से आपत्ति नहीं है, आपको इस्लामिक कैलिफेट से आपत्ति है। अरे क्या दोहरे मापदंड है, क्या दोहरे मापदंड है। अच्छा ठीक है, एक लॉजिक, एक सेकंड और एक सेकंड, ये जाके पाकिस्तान में बोलो, जाके पाकिस्तान में बोलो। क्यों नहीं बोलेंगे? अरे डंके की चोट पे बोलेंगे, हिंदू राष्ट्र का नारा नहीं लगने देंगे, याद रखना, नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे। जिसे हिंदू राष्ट्र बनाना है नेपाल जाए, दफा हो जाए। अरे दफा हो जाए, हिंदू राष्ट्र बनाने वाला नेपाल। भारत सेक्युलर राष्ट्र था, है और रहेगा। सारा ये एक्सपोर्ट होता है। आप लोग ड्रामा करते हैं ये। ओके। आप करें तो चमत्कार, हम करें तो एफआईआर, यही आपका हमेशा रहा है हिसाब किताब। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? दो धर्म सांसद में हिंदू राष्ट्र का नारा लगा, गजवाए हिंद की निंदा करता हूं। देखो, अरे मैं तो बोल रहा हूँ जो सेकुलर राष्ट्र के खिलाफ बात हो उसकी निंदा करूंगा, हिंदू राष्ट्र के नारे की निंदा करूंगा। तुम्हारा मुल्क था, केवल ये कह दो कि गजवाए हिंद एक गलत कॉन्सेप्ट है, इतना बोल दो। इसमें क्या है माजिद हैदरी, बोल बताइए गजवाए हिंद है क्या? मुझे पता ही नहीं गजवाए हिंद क्या है, मैं तो जानता ही नहीं। मेरा मार्गदर्शन कर दीजिए। मैं तो हिंदू राष्ट्र के बारे में जानता हूँ, जो धर्म सांसद में कहा गया था कि यहाँ पे मुसलमानों को रखेंगे ही नहीं, मुसलमान मुक्त भारत बनाएंगे। निंदा कीजिए ना, ये रेट क्या बोलते रहते हैं आप, कुछ भी बोलते हैं। माजिद हैदरी होल्ड ऑन, नहीं ये नहीं चलेगा, एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन, पीसीआर 1 सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन। माजिद हैदरी आप कुछ भी बोलते हैं, मुसलमानों को रखना ही नहीं है, ना रखे। किसने मना करा है मुसलमानों को रहने के लिए यहाँ पर? किसने मना किया है? 72 के 72 फिरके अगर किसी दुनिया में किसी मुल्क में मिलते हैं तो वो हिंदुस्तान में मिलते हैं मुसलमानों के। सच कह रहा हूं या झूठ कह रहा हूं, खुद बताओ आप। लगाया 72 के 72 फिरके, एक सेकंड, शांत रहो, हल्ला मत काटो। माजिद हैदरी, हियर मी आउट। माजिद हैदरी, आप बार बार कहते मुसलमानों को नहीं रखना, नहीं। अरे मुसलमान रह रहे हैं यहाँ पर, रह रहे हैं। जब देश का बंटवारा हुआ तो मुसलमानों की प्रतिशत कितनी थी, आज कितनी है? ज्यादा हो गई। आप कह रहे हो मुसलमानों को नहीं रखना तो नहीं रखो, ये क्या विक्टिम कार्ड आप खेलते हो? और पीएफआई के मामले में जो इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है उसको मुसलमान के साथ जोड़ना गलत है। और एक सेकंड, तस्लीम नमानी कुछ कहना चाहते हैं, 40 सेकंड मुझे देना पड़ेगा। तस्लीम नमानी, क्या माजिद हैदरी जैसे लोगों के कारण कौम को बदनामी सहनी पड़ती है? मेरा बड़ा सीधा सवाल है। माजिद हैदरी क्या कह रहे हैं, आरएसएन सिंह क्या कह रहे हैं? मैं तो आरएसएन सिंह जी से सवाल पूछना चाहता हूं। आपने ये तो बता दिया ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए।
इसको ना पढ़ाइए, उसको ना दिखाइए, वहां पर वो वहां ये ना करे, वहां ये जो ना मेरा करे। सवाल था गजवा उसका भी हिंद नाम जवाब की दीजिए कोई ना चीज तस्लीम पाई नहीं रहमानी। जाती। तस्लीम आप रहमानी चाहते उस क्या है, ये सवाल तो का भी बता जवाब दीजिए दीजिए। ना। आप क्या चाहते हैं ये तो बता दीजिए। RSN सिंह क्या करना चाहते हैं, कैसा इस देश को देखना चाहते हैं, वो बता दे। आपके दर्शकों को तो बड़ी इनायत होगी। बताइए RSN सिंह जी, आप कैसा देखना चाहते हैं? इत्मीनान से अपनी मैं तस्लीम रहमानी किसी के बीच में नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं रहमानी साहब, जो कदम चीन ने उठाए हैं मैं उस सारे उनके तरीकों का समर्थन करता हूं। अगर आपको उस तरीके से परहेज है तो आप चीन की आज भर्त्सना कर दीजिए। मैंने सोल्यूशन बता दिया। तस्लीम रहमानी चाइनीज आर एंटी मुस्लिम्स। चाइनीज आर एंटी मुस्लिम। आप बताइए ना, मैंने तो बता दिया। मैं बिल्कुल राष्ट्र निर्माण के लिए कोई भी कदम जायज है, और चीन जो अपने राष्ट्र निर्माण के लिए कर रहा है उसको मैं बिल्कुल सही ठहराता हूं। आप भी हम नहीं मानते उसको आप सही। इसके बारे में कुछ हम टिप्पणी कर दीजिए। हम ये मानते हैं कि आपकी जो ये आइडियोलॉजी है जिसे आपने अभी अभी बयान किया, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसलिए हम आपकी मुखालफत करते हैं। हम RSS की मुखालफत इसी बुनियाद पे करते हैं, और जब तक ये आइडियोलॉजी रहेगी तब तक करते रहेंगे। अच्छा और चलिए, आज अगर ये RSS बताइए और उसके allied कि organization शरीयत की सर्वोपरि बात है या नहीं कर संविधान रहा, तो इसलिए नहीं कर रहा सर्वोपरि है? कि हम PFI चलो के साथ आप ये भी RSS को बोल हाथ दो में रखना कि चाहते क्या हैं। शरीयत कल करेंगे। सर्वोपरि है या संविधान सर्वोपरि है? संविधान से देश चलता है। I haven't got बुरी an है answer संविधान to both देश my की। questions. He is answering. तस्लीम रहमानी is answering. वो कह रहे हैं संविधान सर्वोपरि है। RSN उन्होंने बोला संविधान सर्वोपरि है। बहुत अच्छी बात है। तो अगर संविधान सर्वोपरि है, शरिया लॉ लाना चाहते हैं, और मैं इसे अगर हिंदू संविधान राष्ट्र का सर्वोपरि मुस्लिम है राष्ट्र तो से राष्ट्र नहीं, निर्माण के कोई लिए नहीं। कोई भी ये कदम सेकुलर राष्ट्र कोई भी है और कदम रहना सही चाहिए है। और ठीक रहेगा। है। फिलहाल टक्कर में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद CNBC आवाज पे टक्कर जारी है। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टक्कर CNBC आवाज पर। मैं माजिद हैदरी आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले अवनीश अवस्थी। बार बार एक सुई जो है वो एक तरफ घूम जाती है। 40 सेकंड। अमीश जी, बड़ी साफ सी बात है। आज माजिद हैदरी कह रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान में नहीं रहने दिया जाएगा। ये वो आदमी कह रहा है जिसने कश्मीर से 5 लाख हिंदुओं को निकालने में सक्रिय भूमिका निभाई, समर्थन करता रहा। हैरत की बात है, मंदिर तोड़े गए हजारों। ये डिबेट को डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। मेरा निवेदन ये है कि PFI पे जो बैन लगा है, उसका बैन टेरर लिंक की वजह से लगा गया। वही है, वही जो कश्मीर गृह मंत्रालय ने जो बैन लगाया है, जो कश्मीर से शुरू हुआ गजवाए हिंद की हिंदुओं को निकाल दो यहां से। PFI वही तो कह रहा था कि 2047 तक हम हिंदुस्तान से हिंदुओं को निकाल देंगे। और ये तो रहमानी साहब, मैं आपसे बड़े हाथ जोड़ कर पूछना ठीक है, नहीं, मैं रहमानी साहब से बात कर लूं जरा। आप तो कहते हैं ना हमने हिंदुस्तान पर 800 साल राज किया है। एक तो मुझे आपका गणित समझ में नहीं आता कि 800 साल कौन से, वो 200 साल अंग्रेजों वाले में मिला लिए क्या आपने? मिला लिए होंगे आपने। और अभी भी आप कहते हैं कि जजिया भी ठीक था और ये भी ठीक था। सारे मुगल काल को अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, चंगेज खां, अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, इन सबको सही ठहराने वाले रहमानी साहब आज कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। ठीक है। ओके, जवाब ले लेते हैं। हमेशा की हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बात कब नहीं की? मैं बताता हूं आपको। हम सीए के बारे में आपका क्या विचार था? सीए के बारे में क्या विचार था आपका? वो शाहीन बाग रोज सुबह जाते थे, उसका नुकसान सारा देश भरता है। अब इसलिए आपकी मुखालफत करनी पड़ती है। सीए क्या था? आप अपने आप से सीए वो है, आप अपने इतिहास से आप ये बताइए। और आप हिंदुस्तान अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में हिंदुओं के मारे जाने पर एक शब्द निकला आपके मुंह से? विषयांतर नहीं होना चाहिए। देखिए, इसमें विषयांतर नहीं होना चाहिए। माजिद हैदरी आपके पास आना चाहता हूं। जो बात अवनीश अवस्थी ने रखी, उस पर मैं सुबही खान आपका रिस्पॉन्ड दूंगा। शोएब भाई, मैं आपके पास आऊंगा। आपने पटाखे जला लिए हो तो तस्वीर तैयार रखिए, तस्वीर आपकी ले लेंगे। लेकिन माजिद हैदरी 30 सेकेंड्स में एक जवाब दीजिए। क्या आपको लगता नहीं है कि आप अननेसेसरी का विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं PFI के बैन के ऊपर? आपका कोई लेना देना नहीं है।
पहली बात 2014 से हम कैसे रहते हैं, हर दिन सुनना होता है सुबह शाम, भारत में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। और दूसरी बात, जो अब हमेशा मुगल बादशाहों या मुसलमान राजाओं के खिलाफ बात करते हैं ना, तो अखंड भारत की नींव मुसलमानों ने रखी। हिंदू भाई अखंड भारत की बात करते हैं, लेकिन नींव उसकी हमेशा मुसलमानों ने रखी, खिलजी ने रखी, औरंगजेब ने रखी, बाबर ने रखी। अमीश कह रहे हैं कि मुझे बोलने मत दो। अरे जिसको हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में मालूम ना हो, जिसने जो मुगल काल से पहले भारतवर्ष का इतिहास ही ना जानता हो, वो मैं बोलने नहीं दूंगा। मैं इसको, इसने समुद्रगुप्त के बारे में नहीं मालूम, चोल साम्राज्य के बारे में नहीं मालूम, परमारों के बारे में नहीं मालूम। और वो मुगल जो मराठों के सामने घुटने टेक करके उनसे अपनी सुरक्षा मांगते थे, लाल किले के भीतर सीमित हो गए थे, और मराठों ने कहा था हम देते हैं तुम्हें। महाराजा रणजीत सिंह ने दिया, सिखों ने दी सुरक्षा। अच्छा ठीक है, लेकिन विषयांतर हो रहा है ये। ओके, एक सेकेंड, सुबुही खान देन शोएब जमाई। ओके, ये विषय ना मुगल काल का है, ना ये विषय आर्यन काल का है, ना ये विषय, ना ये इसमें विषयांतर हम कर रहे हैं। ये विषय पीएफआई का है। ये पीएफआई को कवर देने के लिए मुगल काल को क्यों बीच में लेके आया जाता है, मुझे ये समझ में नहीं आ रही। ओके, एक सेकेंड, अवनीश अवस्थी, सुबुही खान। अमीश देखिए, ये लोग एक्चुअली अब नेशनल चैनल्स के माध्यम से सेल्फ एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि अब मुसलमान युवा भी देख रहा है कि वो संगठन जो सीधा तौर पे आतंकवाद के साथ जुड़े पाए जा रहे हैं, आप अपने राजनीतिक हित साधने के लिए उन संगठनों को भी मुसलमान से जोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुसलमान को गाली देने का काम ये लोग कर रहे हैं, या फिर गाली खिलवाने का काम ये लोग कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं राजनीति करने के लिए आतंकवाद से भी मुसलमान को जोड़ने में गुरेज नहीं करते हैं। कोई मुसलमान नहीं चाहता है पीएफआई भाई। अमीश, भारत सरकार ने प्रॉपर होमवर्क के बाद, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद, प्रॉपर सारे एविडेंसेस जुटाने के बाद पीएफआई पर बैन लगाया है। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। नमस्कार। लेकिन पीएफआई पर संपूर्ण बैन देश हित में है, आपके हित में है, हमारे हित में है। नमस्कार।